असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को दिए कई तोहफे। करीब 14,300 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को किया समर्पित। प्रधानमंत्री आपके द्वार आयुष्मान अभियान का किया शुभारंभ। कहा नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगी नई ताकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर करारा वार। कहा जब मैं पिछले 9 वर्षों में हुए विकास की चर्चा करता हूं तो कुछ लोगों को होती है परेशानी। क्रेडिट न मिलने से करते हैं शिकायत। कहा क्रेडिट के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने किया देश का बहुत अहित। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में लिया हिस्सा। असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का किया शुभारंभ। कहा देश के असीम सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका। असमिया नववर्ष के मौके पर गुवाहाटी के सरसजई स्टेडियम में मेगा बिहू इवेंट का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष कार्यक्रम में रहे उपस्थित। राज्य के 31 जिलों के 11,000 से अधिक कलाकारों ने एक साथ एक ही जगह पर डांस कर बनाया नया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी संस्कृति परंपराएं हजारों साल से एक दूसरे को जोड़ती हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यालय का किया उद्घाटन। बंगाल में रामनवमी जुलूसों पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति से बड़ी है हिम्मत। बीजेपी सरकार बनने पर किसी का भी मजाल नहीं, जुलूस पर कर सके हमला। ममता के शासन में बंगाल बन चुका है बम धमाकों का सेंटर। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए भेजा समन। पूर्व डिप्टी सीएम इस मामले में पहले से ही हैं जेल में। बीजेपी ने बोला केजरीवाल पर करारा हमला। कर्नाटक में चढ़ रहा है सियासी पारा। नामांकन के काम में आ रही है काफी तेजी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार, दूसरे पार्टियों से ले रहे हैं प्रत्याशी। जेडीएस ने जारी की 49 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई में बाबा साहब की समाधि स्थल चैत्य भूमि पर लोगों ने संविधान निर्माता को किया नमन। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। बोगाही बिहू के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे। पूर्वोत्तर भारत को पहला एम्स मिला और 3 मेडिकल कॉलेजों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक दिन के असम दौरे में दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को इस बात से दुख पहुंचता है कि कैसे असम में इतनी तेजी से विकास हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को विकास की बड़ी सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कुछ ऐसे हुआ। पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के पहले एम्स का शुभारंभ किया। मई 2017 में इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों सहित 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 MBBS के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल उत्तर पूर्व के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। हमने बीते वर्षों में
15 नए एम्स पर काम शुरू किया। 15। इनमें से अधिकतर में इलाज और पढ़ाई दोनों सुविधा शुरू हो चुकी है। एम्स गुवाहाटी भी इस बात का उदाहरण है कि हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके भी दिखाती है। प्रधानमंत्री ने 3 मेडिकल कॉलेजों नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी नागांव मेडिकल कॉलेज, नागांव और कोकराझार मेडिकल कॉलेज, कोकराझार को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इन तीनों कॉलेजों का निर्माण लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इनमें से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाओं के साथ 500 बिस्तरों वाले शिक्षण अस्पताल संलग्न है। इनमें प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। पीएम मोदी ने दोहराया कि उनकी सरकार का मंत्र राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम है। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। इसलिए हमने वोट बैंक के बजाय देश की जनता की मुश्किलों को कम करने पर फोकस किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का शिलान्यास भी किया। इसका निर्माण लगभग 546 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अत्याधुनिक आविष्कारों और अनुसंधान एवं विकास की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का भी शुभारंभ किया। पीएम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उनकी सरकार पूरे सेवा भाव से जुटी हुई है। पहले वाले क्रेडिट के भूखे थे, इसलिए नॉर्थ ईस्ट उन्हें दूर लगता था। एक परायेपन का भाव उन्होंने पैदा कर दिया था। हम तो सेवा भाव से, आपके सेवक होने की भावना से, समर्पण भाव से आपकी सेवा करते रहते हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट हमें दूर भी नहीं लगता और अपनेपन का भाव भी कभी भी कम नहीं होता है। पीएम के इन तोहफों से नॉर्थ ईस्ट में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बहुत लाभ होगा। इससे क्षेत्र के लोगों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लिया। गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप असम कॉप का भी शुभारंभ किया। यह ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज में सुविधा प्रदान करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के असीम सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने एक सशक्त और संवेदनशील न्यायपालिका को अहम बताया। आज 21वीं सदी में हर भारतवासी के सपने और उसकी आकांक्षाएं असीम है। इनकी पूर्ति में लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर हमारी सशक्त और संवेदनशील जुडिशरी की भूमिका भी उतनी ही अहम है। देश के संविधान की भी हम
सभी से ये निरंतर अपेक्षा है कि हम समाज के लिए एक वाइब्रेंट, स्ट्रांग और आधुनिक लीगल सिस्टम बनाएं। असम का लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। गुवाहाटी स्थित सरोजई स्टेडियम में बिहू कलाकारों और ड्रमर्स ने प्रस्तुति की और लोगों को हैरान कर दिया। बिहू कलाकारों ने 2 अलग अलग विश्व कीर्तिमान भी बनाए। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़े एथनिक डांस परफॉर्मेंस का और दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़े ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन को अद्भुत और अभूतपूर्व असम की मिसाल कहा। गुवाहाटी के सरसजई स्टेडियम की ये शाम उत्साह और उल्लास से भरी हुई है। असमिया नववर्ष का जश्न उस समय और यादगार हो गया जब इस भव्य उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हजारों कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल में एक अलग रंग और एक बेमिसाल रोशनी भर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकारों का अभिवादन किया तो जवाब परंपरागत नृत्य और संगीत के साथ दिया गया। असम के 31 जिलों से आए 11,000 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में इस आयोजन को गिनीज बुक में विश्व रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया। पीएम मोदी ने कलाकारों के जोश और जज्बे को सराहते हुए भारतीय संस्कृति की ताकत को नमन किया। हमने मिलकर गुलामी के लंबे कालखंड के हर हमले का सामना किया। हमने मिलकर अपनी संस्कृति और सभ्यता पर कड़े से कड़े प्रहार झेले। सत्ताएं बदली, शासक आए गए, लेकिन भारत अजरा अमर रहा, अटल रहा। इस अवसर पर पीएम मोदी ने असम को विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुआलकुची को जोड़ने वाले एक पुल का शिलान्यास किया। ये पुल इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा। पीएम ने डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी क्षमता वाले मैथनॉल संयंत्र की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में स्थित विभिन्न रेलखंडों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण सहित 5 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने शिवसागर में रंगघर के सौंदर्यीकरण से संबंधित परियोजना का भी शिलान्यास किया। ये रंगघर अहोम संस्कृति और परंपरा को चित्रित करने वाली सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कायम हुए शांति और विकास के वातावरण का जिक्र किया। हमारी सरकार के प्रयासों से आज नॉर्थ ईस्ट में हर तरफ स्थायी शांति आ रही है। अनेकों युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट में अविश्वास का माहौल दूर हो रहा है, दिलों की दूरी मिट रही है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इसी माहौल को और बढ़ाना है, दूर तक लेके जाना है। इससे पहले पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए गुवाहाटी की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ आया। लोगों ने मोदी मोदी के नारों के बीच प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्यार के लिए आभार जताया। उर्मिलेश भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। अंबेडकर जयंती के मौके पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। एक कानूनी विद्वान, दूरदर्शी राजनेता, उत्कृष्ट संवैधानिक विशेषज्ञ, शानदार सांसद और समाज सुधारक बाबा साहेब अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। पीएम ने भी बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यक्रम में भी पीएम ने बाबा साहेब को याद किया। हमारे संविधान के निर्माण में बाबा साहेब की मुख्य भूमिका रही है। संविधान में समाये समानता और समरसता के मूल्य ही आधुनिक भारत की नींव है। मैं इस पुण्य अवसर पर बाबा साहब के चरणों में भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य गणमान्य लोगों ने भी बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जो ये पार्लियामेंट के अंदर जो श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है, कितना भव्य होता है और इससे बाबा साहब के सिद्धांतों को एक मजबूती भी मिलती है और जो नई पीढ़ी है वो बाबा साहब के विचारों को जान पाती है, प्रेरणा लेती है। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में भी बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें नमन किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। उनके योगदान के कारण हम कह सकते हैं कि आज भारत तीव्र गति से जो आगे बढ़ा है, उस बढ़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सारे समाज को एकत्र करके एक साथ आगे बढ़ाने में एक उसकी संवैधानिक ढांचे में व्यवस्था की थी, जिस कारण से देश आगे बढ़ा है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुंबई के दादर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थली चैत्य भूमि पर महाराष्ट्र के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई ही नहीं बल्कि देश भर में अंबेडकर जयंती पर बाबा साहेब को याद किया गया। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी, तो वहीं गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री ने संविधान निर्माता को नमन किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में, तो वहीं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। नागपुर में दीक्षा भूमि पर भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई। वहां आकर्षक रोशनी भी की गई है। मऊ, मुंबई, दिल्ली, इंग्लैंड, सब जगह जो जमीनें हमारे पास नहीं थी उनको भी वापस लेकर कहीं पर उनके म्यूजियम बनाए गए। तो पंच तीर्थ का ये पूरा काम मोदी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में किया है। ये बाबा साहब के प्रति एक बहुत बड़ी समर्पण भाव के साथ काम किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को वास्तव में हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर वंचित, हर दलित, हर शोषित व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य ईमानदारी से किसी ने किया तो नाम है प्रधानमंत्री मोदी। बाबा साहेब ने भारतीय संविधान के निर्माण से देश को लोकतांत्रिक रूप से आगे बढ़ने का जो आधार दिया, उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र बनकर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के 2 दिन दौरे पर पहुंचे। अमित शाह ने ममता सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ममता दीदी के हिटलर जैसे शासन को नहीं चलने देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। अमित शाह ऐसे समय में पश्चिम बंगाल दौरा कर रहे हैं जब राज्य में अगले महीने पंचायत चुनाव होने हैं और पार्टी अपने संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने की कवायद में जुटी है।
अमित शाह ने दौरे की शुरुआत साउडी में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण पर श्रद्धांजलि अर्पित करके की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के बीरभूम की जनसंपर्क समावेश रैली में जनसमूह उमड़ा। रैली में अमित शाह ने एक के बाद एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमले बोले। अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति और राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार की जमकर आलोचना की। अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की। बंगाल को बम धमाकों का केंद्र बताते हुए अमित शाह ने कहा कि दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का केंद्र बन चुका है। उन्होंने बंगाल को दीदी भतीजे के संत्रास से मुक्ति दिलाने का एकमात्र रास्ता भाजपा बताया। दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। अपनी यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीरभूम में भाजपा जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। अमित शाह बीरभूम के सिवड़ी की सभा के बाद कोलकाता स्थित दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस बीच जेडीएस ने विधानसभा चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस साल यह अमित शाह का पहला बंगाल दौरा है। गृह मंत्री के दौरे पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले और रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद वे बंगाल पहुंचे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में पंचायत चुनाव में अमित शाह का दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह का पश्चिम बंगाल का दौरा देश की उन 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी संगठन को मजबूत करने से जुड़े भाजपा के प्रवास अभियान का हिस्सा है, जिनमें पार्टी 2019 के आम चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सीबीआई ने 16 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन किया है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। दिल्ली की आबकारी नीति घोटाला मामले में अब जांच की आंच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। सीबीआई अब केजरीवाल से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए मुख्यालय बुलाया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री से कथित शराब घोटाले में पूछताछ होगी। ताजा घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला तेज कर दिया है। दिल्ली में जो आबकारी नीति में घोटाला हुआ है करोड़ों रुपए का, उसके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हैं और एक ना एक दिन तो उनको जाना ही था। अगर जांच एजेंसी ने उन्हें बुलाया है तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस जांच की आंच में अरविंद केजरीवाल जरूर गर्मी बर्दाश्त करेंगे। अगर आपने अपराध किया है तो जांच एजेंसी अपना काम करेगी और अगर आप निर्दोष हैं तो सच सामने आएगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसी का सामना कीजिए। कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा, कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई के मुख्यमंत्री को दिए गए नोटिस से उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है। सीबीआई के नोटिस पर मुख्यमंत्री 16 अप्रैल को पेश होने जाएंगे। गौरतलब है कि विजिलेंस विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट में नई आबकारी नीति में कई तरह की गड़बड़ियों का जिक्र किया था, जिसके बाद सीबीआई की जांच शुरू हुई थी। दिल्ली सरकार ने इसके तुरंत बाद इस नीति को वापस ले लिया था। बाद में सीबीआई जांच के आगे बढ़ने पर दिल्ली सरकार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई और ईडी से जुड़े मामलों में वो फिलहाल जेल में हैं। आरोप है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 3,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी में और
3,500 करोड़ रेवेन्यू में नुकसान हुआ। यही नहीं, मैन्युफैक्चरर्स और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को रिटेल में शराब बेचने का टेंडर दिया गया। नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती पर कांग्रेस की पूर्व प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो बीजेपी ने फौरन सोनिया गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी ने अतीत के अनेक उदाहरण देकर सोनिया गांधी को और सरकारों को और कांग्रेस सरकार के दौरान हुई अनेक घटनाओं की याद दिलाई। किसने इंडिया को डिवाइड किया भाई? पहले तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के 2 टुकड़े करा दिए, भारत को बांट दिया, और दूसरा आपने सिखों का कत्लेआम कराकर सिखों को हमसे अलग कर दिया। आपने 84 बार आपके शासन के अंदर 84 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। आज हमें बांटने की बात करते हैं। जब आपके द्वारा धारा 370 लगाई गई थी, वो देश को बांटना होता है। लगातार एक वर्ग को ये कहना, जो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधनों पे पहला हक मुस्लिमों का है, वो देश को बांटना होता है। ये देश को बांटना नहीं होता जब सबका साथ सबका विकास कर लेकर हम या सरकारी योजना को एक कोने से शुरू करते, ना उसकी धर्म देखते, ना जाति देखते, ना भाषा देखते, सभी को बराबर का हक देने का काम करते। ये देश को बांटना नहीं होता, देश को आगे बढ़ाना होता है। कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई और इस बीच कांग्रेस के राजस्थान इकाई में फिर से अदावत शुरू हो गई। इसकी कहानी फिलहाल पुरानी है, लेकिन पृष्ठभूमि नई है। सचिन पायलट भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे हैं और वसुंधरा राजे और गहलोत के गठजोड़ का आरोप लगा रहे हैं। इस बीच संदेश गया कि आलाकमान बेहद सख्त है। लगा कि सचिन पायलट पर कार्रवाई होने वाली है, लेकिन अब कमलनाथ का इस मामले में उतरना चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ को अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह कराने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के कहने पर कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ मुख्यालय में आईएमएफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी G20 सदस्यों के सामूहिक प्रयासों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की बात कही और कहा कि बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने से सभी के लिए बेहतर भविष्य होगा। वित्त मंत्री ने प्रभावी राजकोषीय मौद्रिक नीति में निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें विशेष रूप से कम आय वाले और ऋण भार वाले देशों में जल्द से जल्द ऋण राहत पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय अस्थिरता और कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अस्थिर वस्तुओं की कीमतों और मुद्रास्फीति के संबंध में चिंता जताई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आईएमएफ की भूमिका को और मजबूत करने का आह्वान किया और 16वीं सामान्य समीक्षा के सफल समापन का भी आह्वान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ द्वारा आयोजित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को बढ़ाने के विषय पर उच्च स्तरीय सेमिनार में हिस्सा लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कैसे भारत के मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC और अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ने छोटे उद्यमियों को क्रेडिट और अन्य डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने में मदद की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भारतीयों के जीवन में आसानी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। In India, during the last couple of years, we have seen how DPI can contribute to targeted, quick and efficient and inclusive service delivery through innovative methods developed by both public and private sector initiatives. Foundational building blocks approach of India's stack, digital identity, that is, digital payments and consent-based data sharing, has helped us to improve our governance, bring ease of doing business and enable ease of living for our people. Leveraging the potential of identity and payments of DPI, through DPI alone, India's record opening of 462.5 million low-cost bank accounts with 56% account holders being women. This has enabled us to transform the government service delivery by building the world's largest direct benefit
transfer systems. Our DPI-based direct benefits transfer system has aided about 650 million people who received $322 billion directly into their accounts, which have led to an overall savings of more than $27 billion just across key central government services and schemes. आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2022-2023 में देश ने सालाना निर्यात के लक्ष्य को पार करते हुए करीब 16% की उछाल दर्ज की है। देश का कुल निर्यात बीते साल के से बढ़कर 770 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि सरकार ने आजादी के 75 साल के मौके पर 750 अरब डॉलर निर्यात का लक्ष्य रखा था। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। एक तरफ जब दुनिया में हर तरफ मंदी का शोर और अर्थव्यवस्थाएं कोविड और भू राजनीतिक परिस्थितियों से जूझ रही थी, भारत ने तमाम वैश्विक मुश्किलों के बीच निर्यात के मोर्चे पर इतिहास रचा। आजादी के 75वें साल के अवसर पर देश ने साल 2022-23 में 750 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा था। शुरुआत में ये लक्ष्य काफी मुश्किल दिख रहा था, क्योंकि वैश्विक परिस्थिति के मद्देनजर मांग में भी लगातार कमी देखी जा रही थी। लेकिन भारत ने अपने वस्तुओं और सेवाओं के एक्सपोर्ट्स बाजार को विस्तार करने की रणनीति पर काम किया और नतीजा ये हुआ कि साल 2022-23 में देश से कुल 770 अरब डॉलर का निर्यात हुआ, यानी लक्ष्य से 20 अरब डॉलर ज्यादा। दुनिया में प्रतिकूल हालातों के बावजूद भारत ने निर्यात में एक साल में 94 अरब डॉलर ज्यादा निर्यात दर्ज किया। आपको बताएं कि साल 2021-22 में देश का कुल निर्यात 676 अरब डॉलर के स्तर पर दर्ज किया गया था। वित्त वर्ष के दौरान वस्तुओं का कुल निर्यात 422 अरब डॉलर रहा, जो बीते साल की तुलना में 6% ज्यादा है। साल 2022-23 में सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स भी करीब 14% बढ़ा और ये 323 अरब डॉलर के स्तर पर दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल ये 254 अरब डॉलर पर था। पेट्रोलियम निर्यात के मामले में 27% की तेज उछाल दर्ज की गई और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के निर्यात में 8% की बढ़ोतरी। भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 6 अगस्त 2021 को एक बहुत ही प्रेरणादायी, उत्साह देने वाला उद्बोधन और आपसी चर्चा बातचीत की, विश्व में 180 भारत के राजदूतों के साथ, मिशंस के साथ, हर निर्यात के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उसमें जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं उनके साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ, बिजनेस चेंबर्स के साथ, ये उसका फलस्वरूप है कि 54% वृद्धि मात्र 2 वर्ष में, एक ऐतिहासिक निर्यात की परफॉर्मेंस भारत ने अचीव की है। पर अभी भी उत्साह बुलंद है और सभी निर्यातकों ने मुझे विश्वास दिलाया कि हम आगे और बढ़ते जाएंगे। मुश्किलों के बावजूद कैसे पकड़ी निर्यात ने रफ्तार? जानकार बताते हैं कि सरकार ने कोविड और यूक्रेन संकट से उपजी परिस्थितियों को चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के तौर पर लिया। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत देश में 14 सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए PLI स्कीम की शुरुआत की गई। PLI स्कीम का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात की क्वालिटी वाले उत्पादों का निर्माण करना था। PLI स्कीम की वजह से भारत मोबाइल का एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत ने अपने निर्यात बाजार को विस्तार देने के लिए द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर फोकस किया। भारत का 12 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है और हाल ही में UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता संपन्न हुआ। इसके अलावा कनाडा, UK और यूरोजोन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। भारत ने हाल ही में व्यापार के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और नीतियों पर काफी फोकस किया। PM गति शक्ति योजना के साथ साथ नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पर ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश है कि देश में सामानों की आवाजाही की लागत को 13 से 15% से कम करके 7.5% के स्तर पर लाया जाए। दरअसल चीन में लेबर कास्ट की बढ़ोतरी की वजह से चीन के उत्पाद वैश्विक बाजार में महंगे हो रहे हैं। यूरोप में भी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से लागत बढ़ रही है। यूरोजोन और चीन को मिला लें तो पूरी दुनिया के कारोबार का 1/3 निर्यात यहीं से होता है और भारत इस पूरे स्पेस में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने को लेकर के उत्सुक है। निर्यात को बढ़ाने को लेकर के आगे की रणनीति। अब देश ने नई एग्जिम पॉलिसी के तहत साल 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
और इसके लिए प्रयास शुरू हो चुके हैं। देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना के साथ पीएम गति शक्ति योजना पर काम जारी है। रेलवे में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है। 2883 किलोमीटर के डीएफसी प्रोजेक्ट्स में से 1724 किलोमीटर पर काम हो चुका है और दिल्ली, मुंबई और हावड़ा के बीच आवाजाही को मजबूती मिलेगी। देश में 11 औद्योगिक गलियारों में से 4 पर काम पूरा हो चुका है और 4 परियोजनाओं पर काम विभिन्न चरणों में है। कोविड और दुनिया में जारी भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत की बढ़ती साख भारत के वैश्विक कारोबार के लिए उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करती है और कोई आश्चर्य नहीं कि साल 2030 तक $2 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को भारत हासिल कर पाए। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जलियांवाला बाग हत्याकांड विश्व इतिहास में एक कलंकित घटना है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुई तो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उस पर गोली चला दी थी। अनेक निर्दोष और निहत्थे लोग मारे गए। गुरुवार को इस हत्याकांड के 104 साल पूरे हो गए। इस मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। जलियांवाला बाग भारत की आजादी के इतिहास की वो घटना है जिसके बारे में सोचने पर भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को ये दुखद घटना घटी जब पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में निहत्थे मासूमों का कत्लेआम कर दिया गया। अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। गुरुवार को इस नरसंहार को 104 साल पूरे हो गए, लेकिन आज भी इसके जख्म ताजे लगते हैं और इस दर्दनाक और दुख से भरे दिन को भारत के इतिहास में काली घटना के रूप में याद किया जाता है। तरह से जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी, जिससे देखकर रूह कांप जाती है और ये हमें याद दिलाती है कि अगर उन्होंने अपनी जान की बलिदान नहीं दिए होते तो हम लोग को आज़ादी नहीं मिलती, और हम लोग को अगर आज़ादी नहीं मिलती तो आज हम लोग खुले हवा में सांस नहीं ले पाते। हम लोग के बाल बच्चे आज गुलामी रहते और गुलामी के तरीके से झगड़े रहते। अपने शहीदां ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਮਣੇ। ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਔਰ ਖੂਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਖੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ ਜੀ ਅੱਜ ਵੇਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ मौका देता उन्होंने दे प्रति शीश झुकाउण दा। जलियांवाला बाग नरसंहार में करीब 400 से 1000 लोग मारे गए और 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। भारतीयों के कत्लेआम की यह जगह भले ही आज श्रद्धांजलि अर्पित करने की जगह बन चुकी हो, लेकिन हमें ये याद दिलाती है कि आजादी के लिए हमने कौन से मूल्य चुकाए हैं और कितने ही देशभक्तों ने इसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत अहमदाबाद में समाज शक्ति संगम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बड़े स्तर पर संघ के स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस मौके पर संघ प्रमुख ने कहा कि समाज के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसका सामना करने के लिए एक शोषण मुक्त समाज का निर्माण बेहद जरूरी है। अपने देश के सामने करने को कुछ है, चुनौतियां कुछ है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूल में एक ही बात है कि इन सबको कर सकने वाला शक्ति संपन्न, गुण संपन्न, एकता युक्त, समता युक्त और शोषण मुक्त समाज जीवन चाहिए। देश को बड़ा करने के लिए, देश को, तंत्र को चलाने वाले लोग प्रजातांत्रिक देश में तो लोगों में से ही आते हैं, जैसे लोग वैसे राज्य करना। उस समाज को गढ़ने का काम करना पड़ेगा। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि देश के विकास में संघ की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि संघ के स्वयंसेवक आज समाज में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। देश को बड़ा करने का इतना बड़ा काम है तो उसके लिए रोज का व्यायाम कौन सा है? वो एकमात्र व्यायाम संघ की शाखा है। संघ शुरू हुआ तब ये शाखा किसी को समझ में नहीं आती थी। आज भी बहुत समझ में आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस शाखा से कुछ होता है ये तो सबके ध्यान में आ गया है, क्योंकि 98 साल की तपस्या में इस शाखा में ऐसे निकले स्वयंसेवक बहुत कुछ कर रहे हैं। और अब बात कर्नाटक की।
कर्नाटक के चुनावी समर में प्रत्याशी ढेर सारे दावे और वादे के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। सूबे में सियासी पारा हर रोज बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक में सियासी पारा अपने चरम पर है। राज्य में नामांकन का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाने में जोर लगा रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल चुनाव में अपने अपने दांव लगा रहे हैं। सत्तारूढ़ी दल बीजेपी और विपक्ष पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी के कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उम्मीदवारों की तीसरी सूची नहीं आएगी। कांग्रेस 3 धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस में नेताओं के बीच आंतरिक लड़ाई चल रही है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का न एंटी इनकम्बेंसी है न विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, प्रो इनकम्बेंसी है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी तो कांग्रेस की लिस्ट आने दीजिए। दूसरी लिस्ट उन्होंने 6 अप्रैल को जारी की, अब तीसरी लिस्ट अभी आ नहीं रही है। इतनी बड़ी घमासान उनके अंदर होगी, आप देखिएगा। इस बीच बीजेपी के पूर्व नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने राज्य कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार और राज्य में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया से बेंगलुरु में उनके आवास पर मुलाकात की। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है और वो दूसरे से प्रत्याशी लेकर जीतने का सपना देख रही है। Only condition that Saudi is made is that he should be treated properly. With all respect, 100% authenticate will be given to Saudi. He is contesting on Congress ticket. मुझे लक्ष्मण सावदी के लिए बहुत दुख है। राजनीति में यह बहुत आम है। उन्हें वहां राजनीतिक भविष्य नजर आया, इसलिए वे कांग्रेस में चले गए। लेकिन 60 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया है। लेकिन कांग्रेस को इनसे कोई फायदा नहीं होगा। और राजकीय भविष्य। दूसरी ओर कांग्रेस और जेडीएस में आंतरिक घमासान जोरों पर है। कर्नाटक के पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता रघु आचार्य ने बागी रुख अख्तियार करते हुए जनता दल सेक्युलर का दामन थाम लिया है। इस बीच जेडीएस ने विधानसभा चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। वहीं प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। बीटीएस लेआउट निर्वाचन क्षेत्र से आप उम्मीदवार एम श्रीनिवास ने नामांकन दाखिल किया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा विकास के नाम पे सत्ता में वापसी कर पाएगी या कांग्रेस और जेडीएस दोबारा से सरकार बनाती नजर आएगी। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यूपी के गैंगस्टर और पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और कुख्यात अपराधी गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। यूपी सरकार ने इन दलों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इन दलों पर पलटवार किया है और कहा है कि अपराधियों का समर्थन करने वालों को प्रदेश की जनता देख रही है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद यूपी में सियासत जोरों पर है। मुठभेड़ के बाद कुछ राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी सरकार ने इन दलों पर पलटवार किया और कहा कि अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं उन्हें प्रदेश की जनता देख रही है। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नजर में सवाल बन गए हैं। वो चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे तेलंगाना के हों और चाहे वो यूपी के कोई नेता हों, उनसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। जब उमेश पाल की हत्या हुई तब इनको दर्द नहीं हुआ। हम किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेंगे और अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं प्रदेश की जनता ठीक से देख रही है और इनको कभी भी माफ प्रदेश की जनता नहीं करेगी। उधर असद की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक असद को 2 गोलियां और शूटर गुलाम को 1 गोली लगी थी, जो इनके महत्वपूर्ण अंग से निकली, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो गई। अरशद को संभवतः 2 गोलियां लगी थी और गुलाम को 1 गोली लगी थी, जो उनके कोई वाइटल ऑर्गन है उसको इंजर करते हुए निकल गई, इसलिए प्रॉब्लम उसकी वजह से डेथ हुई। जब आए थे तो पीठ से काफी उनको फ्रेश ब्लड निकल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों के ढेर होने के बाद पुलिस को भरोसा है कि अब मामले की जांच में और तेजी आएगी।
कुछ इंसिडेंट्स क्रिएट किए जा सकते थे जिससे पुलिस और ज़्यादा बैकफुट पर आ जाती, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हो जाते, मुलजिमों के खिलाफ सबूत जुटाने में और मुश्किल होती, खास करके ऐसे मुलजिम जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वो 120B के मुलजिम हैं, कॉन्स्पिरेसी में शामिल रहे हैं। तो ये सभी अब पॉसिबिलिटीज नेगेट हो गई हैं इस मुठभेड़ के बाद, और उम्मीद है कि अब इन्वेस्टिगेशन भी अच्छी तरीके से होगी। उधर शूटर गुलाम के परिवार ने उसका शव लेने से मना कर दिया और कहा कि अगर कोई इस तरह का कार्य करता है तो परिवार उसका समर्थन कैसे कर सकता है। सरकार की तरफ से इनकाउंटर की कार्रवाई की सही कार्रवाई है, जो क्योंकि बहुत ही जघन्य काम किया उन्होंने और उसका समर्थन परिवार नहीं करता है। उसकी पत्नी का हक है ना, हम उनको मना भी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी पत्नी है, हमसे अलग हुए वो ले आ सकते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी है उनकी, हम नहीं लेंगे। इस बीच प्रयागराज के करसारी मासरी इलाके में मौजूद कब्रिस्तान में अतीक के बेटे असद को दफनाने की तैयारी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बड़े शहर में ट्रैफिक जाम हो या फिर दुर्गम पहाड़ी इलाका, ड्रोन डिलीवरी से दवाइयां और जरूरी सामान अब पलक झपकते पहुंच रहे हैं। और ये कारनामा कर दिखाया IIT दिल्ली के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ने। TSAW नाम की कंपनी के पास अलग अलग क्षमता वाले डिलीवरी ड्रोन्स हैं जो 50 किलोग्राम तक के सामान को 25 से 120 किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंचा सकते हैं। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने स्टार्टअप के सह संस्थापक किशन तिवारी से खास बातचीत की। ट्रैफिक की समस्या से जूझते हुए महानगरों के लिए एक खुशखबरी है, ड्रोन डिलीवरी। अभी ये कहां तक पहुंचा है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है T100 से किशन। ये बताइए कि अभी आप कहां फ्लाई कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम पेलोड आप ले जा सकते हैं और कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? जी, तो अभी हम 2 लोकेशन से फ्लाई कर रहे हैं। एक तेलंगाना में एक निजामाबाद लोकेशन है, वहाँ पे हम करीब 21 शहरों को कनेक्ट करते हैं वाया ड्रोन। तो वहाँ पे जो ड्रोन है हमारी, उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी 20 किलो उठाने की है। जो दूसरा हमारा रूट है कोलकाता का, वहाँ पे हम हावड़ा को सॉल्ट लेक से कनेक्ट कर रहे हैं, फर्दर हम इसको एक्सटेंड करके हुगली तक कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे फिलहाल 2 रूट है जिसपे हम ऑपरेट कर रहे हैं। किस तरह से, अगर आप आम आदमी की भाषा में समझाना चाहें, किस तरह से होता है ये? जी, आप इसको ऐसा समझो कि जैसे रोड्स है, रेलवेज है, वैसे एक पूरा एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिक्रिएट हो रहा है जो ड्रोन के टर्म्स में आ रहा है। और इससे फर्दर कनेक्टिविटी, जो ये Tier 3, Tier 4 सिटीज है, उनकी मेन सिटी सेंटर से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इससे जैसे हब टू हब डिलीवरी इनेबल होगी। हवा में सुरक्षा के लिए किस तरह से होगा, क्योंकि आपका ये भी ड्रोन भी फ्लाई कर रहा है, और एयर सेफ्टी के लिए उसका किस तरह से ध्यान रखा जाता है? जी, तो जैसे ट्रैफिक का हमारा ट्रैफिक का नियम है, वैसे ड्रोन के लिए एक UTM करके एक सेक्शन होता है जो UAV ट्रैफिक मैनेजमेंट, अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ आता है। तो उसके अंदर ये जैसे ड्रोन है, तो ड्रोन के 20 मीटर का एक वर्चुअल बबल आप एज्यूम करो, तो वो सॉफ्टवेयर में रहता है। और जैसे कोई भी नियर बाय ड्रोन या नियर बाय एयर व्हीकल होता है, तो ड्रोन उसको डिटेक्ट करता है और फिर एक नया पाथ को रिक्रिएट करता है। तो हम डीकॉन्फ्लिक्शन एल्गोरिथम्स और भी काफी चीजें ड्रोन में इनबिल्ट है, और ड्रोन खुद ही आप समझ लो एक स्मार्ट बीइंग है जो उस सारी चीजों को खुद ही ट्रैक करके और डेविएट कर सकता है इन चीजों को। एक आखिरी सवाल, कितने फ्लाइट्स आप लेकर जाना चाहेंगे और कितने सिटीज आप कवर करना चाहेंगे? जी देखिए, अगले कुछ टाइम में हमारा अराउंड 40 से 50 ड्रोन का टारगेट है। एक ड्रोन से दिन की लगभग 4 से 5 डिलीवरीज होती हैं। तो इस तरह से हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 20 हब्स रिक्रिएट करके 20 शहरों को कनेक्ट करके और वहाँ पे इनेबल करें। सबसे इंपॉर्टेंट यूज केसेस जो हम देख रहे हैं वो हिमाचल और उत्तराखंड में देख रहे हैं। उत्तराखंड की बात करो आप, तो देहरादून से उत्तरकाशी 7 घंटे का रास्ता है। मैं ये ड्रोन डेवलप करके 40 मिनट में वही चीज पहुंचा सकता हूँ। तो ये रूट्स हम इनेबल करके फिर इनकी कनेक्टिविटी प्रायोरिटी पे करना चाह रहे हैं, फिर बाकी के शहरों में भी फैलेंगे। जी, तो जैसे कि आपने सुना, ना सिर्फ ट्रैफिक की समस्या से ये आपको बचाता है, बल्कि आपका टाइम कंजम्पशन जो है, वक्त भी बचाता है, और जल्दी से जल्दी खास तौर से जो मेडिकल एड है वो भी आपको पहुंचाएगा। कैमरामैन जयशंकर के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। भारत सरकार की ड्रोन नीति ने इस क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप को उड़ान के लिए नए पंख दिए हैं। इस नीति के तहत भारत में विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने एक्सक्लूसिव बातचीत में बॉटलैब डायनेमिक्स की सह संस्थापक डॉक्टर सरिता हलावत ने कहा कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री ग्लोबल पार बनने में सक्षम है।
एक साल में 35 शो करके बॉटलब्स ने दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। मेरे साथ है सरिता अहलावत, जो इस कंपनी की को फाउंडर भी हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और खास तौर से मोदी सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है। सरिता, सबसे पहले मोदी सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का ड्रोन सेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। 2021 में अगस्त में प्राइम मिनिस्टर टुक एन इनिशिएटिव और उन्होंने ड्रोन पॉलिसी को लिबरेट कर दिया। उससे हुआ क्या कि अब आप आराम से ड्रोन बना सकते हो, बेच भी सकते हो और यूज भी कर सकते हो। एंड तो ही वेंट वन स्टेप फर्दर, तो एक स्टेप और आगे जाके उन्होंने क्या किया कि फॉरेन जो ड्रोन थे उनको इंडिया में लाना बैन कर दिया। आप भारत में बना रहे हैं या बाहर भी बेच रहे हैं? तो पहली बात है कि हमने जो ड्रोन बनाया है कंप्लीटली इंडिजिनस है। इसका सारा डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडिजिनसली की है और अभी हम लोग बाहर में भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने अफ्रीका में शुरू किया है एंड ये साल में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साउथ एशियन कंट्री में कम से कम 5 या 6 में हम जाएंगे। आपको एक एज मिल गया चाइना के ऊपर, तो आपका क्या प्लान है, किस तरह से आप उसको बीट करना चाहेंगे? हमारे एरिया की बात करोगे तो 5200 ड्रोन के साथ उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्ड को हम तोड़ें। 5500 पहले बनाएंगे और फिर 7500 बनाएंगे और इसी साल हमें ये रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छा है। भारत के रक्षा क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपकी कंपनी क्या कर सकती है? तो हमारा जो एक्सपर्टीज है वो इसमें है कि हम छोटे छोटे ड्रोन्स अच्छे बना सकते हैं एंड लार्ज नंबर में बना सकते हैं। सरकार की अगर हम बात करें और दिल्ली आईआईटी की हम बात करें तो इनकी तरफ से किस तरह का सपोर्ट है आपको? तो आईआईटी दिल्ली तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है कि जैसे आपको टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए तो आईआईटी दिल्ली ने हमें एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड किया, उसमें हमें एक छोटा लैब ऑफिस एंड ऑल्सो आईआईटी दिल्ली की वजह से हमें वर्कशॉप और जितनी भी आईआईटी दिल्ली की फैसिलिटीज़ हैं वो हमें एक्सेस मिली है। हमने ग्राउंड को यूज़ किया है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टीडीबी, आईएचएफसी, ये बॉडीज हैं जिन्होंने हमें फंड किया है एंड फंड भी बहुत जेनरसली किया है। उसकी वजह से हम लोग ये टेक्नोलॉजी बना पाए। तो जैसे कि आपने सुना, सरकार की मदद के बिना ड्रोन सेक्टर में भारतीय कंपनियां इतना अच्छा नहीं कर पाती और अब हमारा जो निशाना है वो 2030 है, जहां पर हमें दुनिया में अपना परचम फहराना है। कैमरामैन जयशंकर के साथ विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने आज मुंबई के मलाड में प्रसार भारती का दौरा किया। डीडी न्यूज से बातचीत करते हुए अपूर्व चंद्र ने कहा कि उनकी यात्रा का उद्देश्य प्रसार भारती भूमि उपयोग का निरीक्षण करना है। देखिए, आज एक तो जो है हमारी आविया की ये कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर जो है जो कि एशियन वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर जो है काफ़ी विदेश के लोग भी थे और जो यहाँ पर जो है ब्रॉडकास्टिंग करते हैं इस तरह की कंपनी थी। तो वहाँ पर हमने ये बताया कि हमने भारत में किस तरह के जो है सुधारणा करी है और किस तरह से हम जो है अपने आज जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर जो है आते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। कि दूसरी हमारी मीटिंग मोशन पिक्चर एसोसिएशन के लिए थी जिसमें जो है बड़े बड़े स्टूडियो थे, सोनी, टाइम वार्नर और इस तरह के डिस्नी, ये सारे स्टूडियो, नेटफ्लिक्स, ये सारे थे। तो उस पर ये था कि हमने इंसेंटिव किस तरह के दे रहे हैं, राज्य किस तरह के इंसेंटिव दे रहे हैं, फिल्म फैसिलिटेशन ऑफिस हम किस तरह से बना रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग आके यहाँ पर किस तरह से इंसेंटिव का लाभ लेके शूटिंग कर सकते हैं। तीसरा हमारा फिल्म सिटी के अंदर विजिट था, वो कहा कि वहाँ फिल्म सिटी में किस तरह से लोग शूटिंग कर रहे हैं और क्या हो रहा है और वहाँ क्या फैसिलिटी मिल रही है। और चौथा मैं यहाँ पर आज बालाड में आया हूँ यहाँ पर ये देखने की यहाँ ऑल इंडिया रेडियो की काफ़ी बड़ी ज़मीन है तो किस तरह से उसका उपयोग हो रहा है। विभिन्न प्रजातियों के पक्षी हर साल विशेष रूप से सर्दियों के दौरान आश्रय लेने के लिए भारत की ओर रुख करते हैं। भारत न केवल उनका स्वागत करता है बल्कि उनकी देखभाल भी करता है। 23 फरवरी 2020 को मन की बात के संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन प्रवासी पक्षियों का खास जिक्र किया। हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीसीज का भी आशियाना बना रहता है और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं 500 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं।
सुरेखा यादव देश की पहली महिला लोको पायलट हैं। उन्होंने 1988 में पहली बार ट्रेन का परिचालन किया और ये गौरव हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इनकी उपलब्धियों का खास जिक्र किया। प्रधानमंत्री द्वारा विशेष उल्लेख से सुरेखा बेहद अभिभूत है। मुझे बहुत खुशी हुई। एक तो भारतीय रेल और रेल मंत्री जी ने मुझे ये मौका दिया ये ट्रेन 18 वंदे भारत चलाने का, और धन्यवाद देती हूँ हमारे माननीय पंतप्रधान जी का कि उन्होंने ये वंदे भारत ट्रेन मुंबई में चलाई और वो सुनहरा मौका मुझे मिला ये ट्रेन चलाने का। मन की बात में जब उन्होंने सराहना की मेरी, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैंने 34 साल ये रेलवे में जो एक लोको पायलट का काम किया, फिर मोटरमैन का किया, फिर लोको पायलट मेल का काम किया, तो ये उपलब्धि जो प्राप्त हुई मुझे, जब उन्होंने बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई है। अपने माननीय पंतप्रधान जी ने सभी बेटियों के बारे में बहुत कुछ बोला, बेटियों को आगे बढ़ना है और बहुत से उदाहरण बताए। ARC में जो मैडम ने किया वो भी बताया, तो ऐसे लोगों को प्रेरणा मिलती है और आगे चल के हम भी कुछ करना है, हमें भी इसमें थोड़ा सा योगदान देना है। ये कहीं न कहीं लड़कियों के मन में आता है, सभी के मन में आता है। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।